जय जोहार, जय हिंद। ज्ञानपुरिया के डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई का इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ देखते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है एनवीडिया। एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है जो जीपीयू बनाती है जो हाई प्रोसेसर होता है, ठीक है ना, प्रोसेस के लिए बनाया जाता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है, प्रोसेसर है। तो इसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होते जा रहा है। जैसे कि आपको पता है एआई एक रिवॉल्यूशन करके आ गया है। एआई एक दुनिया अभी तक मानव इतिहास का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिवॉल्यूशन माना जा रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, एक एजेंसी भी है। ये बहुत सारा जो आपका जो धारणा है उसको तोड़ने वाला है और तोड़ रहा है, ठीक। तो जो एनवीडिया जो कंपनी है तो उसका जो वैल्यूएशन हो गया है लगभग 4 ट्रिलियन, ठीक है। ये अगर कहा जाए तो भारत का जीडीपी है 4.2 ट्रिलियन। मतलब भारत के जीडीपी के आसपास अमेरिकन का एक कंपनी बन गया है। वैसे अमेरिका के कंपनी को देखो और भारत के इकोनॉमी को आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा जो नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट भी 3.75 ट्रिलियन है। एप्पल भी 3.14 ट्रिलियन है। उसके बाद अमेजन को देख लो 2.3 ट्रिलियन, गूगल भी है और मेटा भी है। तो ये अगर कंपनी को देखेंगे तो ये इनके जो टॉप जो 5 कंपनी है वो उनका वैल्यूएशन इंडियन जो जीडीपी से लगभग 4 गुना है। तो इस तरीके से अमेरिका इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इकोनॉमिक के टर्म में ना। और वहां के एंटरप्राइज जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, अभी माइक्रोसॉफ्ट है, ये दुनिया में अपना वॉइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और नियम कानून को भी कई बार नहीं मानते। इसी कारण डाटा कोलोनाइजेशन का एक थियरी चल रहा है, डिबेट चल रहा है। और अमेरिका में सिस्टम ही ऐसा है क्योंकि वहां परफेक्ट कंपटीशन और फ्री मार्केट के नाम पे इंडिविजुअल और एंटरप्राइज पूरा मोनोपोली करते रहते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि जो बिलीनियर्स की भी बात किया जाए तो अमेरिका के बिलीनियर्स है का जो वेल्थ है 5.7 ट्रिलियन है, ठीक है। इंटायर जो चाइना, भारत, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, कनाडा, इटली, ब्राजील और यूके, यहाँ के जितने भी अमीर लोग हैं बिलीनियर्स को जोड़ देंगे उतना उससे ज्यादा है अमेरिका का जो बिलीनियर्स। और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलन मस्क जो जानते हो, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बना दिया डोनाल्ड ट्रंप को। वो अभी वो पूरा पूरा यूएस गवर्नमेंट में एंटर करके पूरा पॉलिसी निर्धारित कर रहे हैं, ट्रेड निर्धारित कर रहे हैं। तो ये एक जो कैपिटलिज्म का जो पूंजीवाद का एक सीधा ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल है और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो इसी का नाम टेक्नोलॉजी फेडरलिज्म भी बोला जा रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं वो है पॉपुलेशन। आज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और दुनिया का जो अभी पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, और बिलियन को क्या बोल सकते हैं, 820 करोड़ लोग हैं। और उसमें से लगभग जो क्या बोलते हैं, उसमें से 1.45 बिलियन के आसपास अकेले भारत में है। दुनिया की आबादी का 7% भारत में ही है, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, उसके बाद चाइना में है, फिर अमेरिका में है, इंडोनेशिया में है, फिर पाकिस्तान में है। और बहुत सारे थिंक टैंक का कहना है कि हमें पॉपुलेशन ज्यादा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने हमारे पास यूथ वर्कफोर्स है उसको ट्रेनिंग करने के लिए, स्किलिंग करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भारत में भी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन लगभग 2062 की तक स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि हमने भी जो रिप्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 हम लोग लेके आ चुके हैं, ठीक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रेशियो, क्योंकि उससे अगर नीचे हो जाता है तो आपका पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए भारत या जो भारत है अभी 2023 से
2025 में 1.4 बिलियन है, वो सबसे ज्यादा 22nd सेंचुरी में भी, ठीक है, उसमें भी आपको देखेंगे भारत ज्यादा रहेगा। लेकिन अमेरिका का पॉपुलेशन देखो यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया और उनका जो रिप्लेसमेंट रेशियो है वो लगभग 1.4 पहुंच गया है। और कहा जाता है कि रिप्लेसमेंट रेशियो मतलब कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं मम्मी लोग, ठीक है, बच्चे कितने पैदा कर रहे हैं। तो क्या है, अब क्या हो रहा है कि भारत में 2.1 के चलते क्या है, स्टेबलाइज हो जाएगा 2060-70 के बीच में। लेकिन चाइना का क्या है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिसी बनाया है उसके बाद क्या है कि कम होता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है। और बहुत सारे जो कंट्री हैं, भविष्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिसका बढ़ेगा बोल रहे हैं वो पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, कांगो है, इथोपिया है, इजिप्ट है, युगांडा है, इंडोनेशिया है। इसमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि एशिया में अभी तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, एशिया भी स्टेबल हो जाएगा और अफ्रीका के कंट्रीज उनका पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगा, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है इसी से अराउंड है, और ये है, और सबसे ज्यादा जो डिबेट पूरे दुनिया में इसी चीज का चल रहा है, इसका पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है पहला। और जो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन क्या है कि पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टूल बन जाता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोला जाता है। इसके कारण ही पूरा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे इमिग्रेशन लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि मैक्सिको का कोई व्यक्ति आ जा रहा है तो कह रहा है कि पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो क्या है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या होता है कि आपको जो आपके रिसोर्स में उसको शेयरिंग करना पड़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि कमी महसूस होगी। तो इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल भी नेरेटिव बनता है। पॉपुलेशन के साथ साथ आपका जाति या धर्म एसोसिएट होगा या फिर आपका संस्कृति एसोसिएट होगा, तो उसके कारण भी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होता है, जैसे कि भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। और वो है एक जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो है हिंदुत्व का पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है। उसमें क्या है कि ये बेसिक इसी रूल को देखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन कौन से समुदाय का ज्यादा बढ़ने जा रहा है। जैसे कि 2010 से लेके 2020 को देखा जाए तो हिंदुओं का जो संख्या है 12% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनका प्रतिशत 20% से बढ़ते जा रहा है, और जो ईसाई जो समुदाय है वो लगभग 7% के हिसाब से डर रहा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि कैसे करके पॉलिटिक्स किया जाए, ठीक है। और एक दूसरे को जैसे जानते हो पॉलिटिक्स एक डिवाइड करता है और डिवाइड करके वोट बांटता है, और उससे तो उसके कारण क्या है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती रहती है। और पॉपुलेशन का किस टाइप से कंट्रोल किया जाए, किस टाइप से डाइवर्ट किया जाए, और उससे ही डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनेगा। 2026 में आपको पता है कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का बनना है, यानी कि अब उसमें डिवाइड होता है कि रिजर्वेशन कौन से समुदाय को दिया जाए ना दिया जाए, एससी और एसटी का। तो वो पूरा सब पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है और पूरा पॉलिटिक्स पॉपुलेशन का ही गेम है। इसी कारण वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो चीज है कि अभी तक जो सेंसस आ जाना चाहिए था, जनगणना आ जाना चाहिए था, हर 10 साल में होता है। इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम भी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था, तब भी हमने मतलब ब्रिटिश ने सेंसस निकाला था, क्योंकि जो सेंसस और जनगणना होता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पब्लिक पॉलिसी के लिए। और इसी के तरह ये पॉपुलेशन का किस टाइप का मेन फोर्स है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग रिटायरमेंट का भी प्लानिंग सोचते हैं। और इसमें अभी रिसेंटली जो एक आरएसएस के जो मुख्य हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि जो रिटायर एज जो है 75 में तो रिटायर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हिंट भी दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को और इस टाइप से। और खुद भी 75 ईयर, कोइंसिडेंटली मोदी जी और भागवत जी दोनों के दोनों 75 साल के हो गए हैं। और देखते हैं, और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आरएसएस एक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें क्या है कि नेक्स्ट कौन बनता है, ठीक है, जैसे कि आपका पॉलिटिक्स में भी अब ओबीसी पॉलिटिक्स आ रहा है, तो देखना पड़ता है कि नेक्स्ट जो चीफ कौन से समुदाय का होगा, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।
अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, ये एक केरल के फिल्म से इंस्पायर्ड होके क्या है कि फर्स्ट फ्रंट पेज, जो फ्रंट पेज क्लासरूम में क्या होता है, फ्रंट सेकेंड लेफ्ट, उसके बाद लास्ट बैक बेंचर होते हैं। तो वो उस मूवी में बैक बेंचर्स नहीं थे और सबको समान रूप से बैठाया गया था, और ये समानता बहुत जरूरी है और सब में फोकस। तो केरल ने इस चीज को रियलिटी में भी कन्वर्ट कर दिया और बच्चे लोग को देखो पूरा समान तरीके से सब जगह पे पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई फ्रंट बेंच नहीं, कोई बैक बेंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके एसोसिएट दिमाग में बहुत सारे नोशन आती है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के सरकार ने जो गणेश फेस्टिवल है, जो गणेश उत्सव है, उसको स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसमें अवकाश भी मिलेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है बुल्गारिया। ठीक है, जो यूरोप का एक कंट्री है बुल्गारिया, वो बुल्गारिया क्या बन गया है, यूरो को, बुल्गारिया भी यूरो को अडॉप्ट करने वाला कंट्री बन गया है। जैसे कि हमको पता है ये यूरोप है, और यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, और जो यूरोपियन यूनियन एक होता है जिसमें 27 कंट्री है। ठीक, उसके बाद यूरो जोन होता है। ठीक है, यूरो जोन जहां पे क्या होता है, जो करेंसी जो यूज करेंगे वो यूरो करते हैं, यूरो करते हैं। तो उसमें अभी लगभग 27 में से 20 कंट्री थे जो यूरो का यूज करते थे। अब जो 2026 से 1 जनवरी 2026 से एक नया कंट्री जो जुड़ जाएगा, और उसका नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया जुड़ जाएगा तो 21 कंट्री हो जाएंगे उसके आसपास। ठीक, और एक जो है सेंजेन जोन बोलते हैं, जहां पे वीजा फ्री लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, यूरोप ने बॉर्डर रहने के बाद भी अपना जो फ्री मूवमेंट कर रहे हैं कंट्रीज, ठीक है, लेकिन यही कंट्रीज ने दूसरी जगह पे जाके कॉलोनी बना के दो कंट्री को डिवाइड करके आज भी लड़ाना नहीं छोड़े हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर इशू है, भारत और चाइना का जो बॉर्डर इशू है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कंट्री, पूरे देश मिलके अपना बॉर्डर को खोल दिया है, ओपन कर दिया है, लोग आ जा सकते हैं, इवन करेंसी को भी बना दिया है। ठीक, यही है यूरोपियंस लोग, यानी कि हमारे जो भारत हो गया और साउथ, ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेस का यूज करके ही इन्होंने इतना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया है। अब देखते हैं ये जो कंट्रीज कौन कौन से, एक बार देख लो। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, तो ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पे आपको डेनमार्क दिख जाएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी यहाँ पे है। उसके बाद ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड, बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है, और ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये इटली है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, सॉरी ये ऑस्ट्रिया है, ये स्वीडन स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, सॉरी स्विट्जरलैंड। उसके बाद आपको ये जो जगह है वो बुल्गारिया है, और यहाँ पे आपको यूक्रेन मिलेगा। ये जो जगह है पोलैंड है, ये बेलारूस है। ठीक, तो यूरोप बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो यूरोप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज का मैं यहाँ पे नाम गिना दिया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेडिटेरियन सी है। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किया, साथ में यूरोप के कुछ कंट्री के बारे में हमने जाना भी। थैंक यू, जय हिंद।